इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11 अध्याय 2 लेखन कला और शहरी जीवन भाग 4, जिसमें हम मोहर एक शहरी शिल्प कृति के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद से अगला हमारा टॉपिक है शहरी जीवन। तो शहरी जीवन जो भी जीते थे कुछ ना कुछ उनका कार्य होता था ना शहर में, तो उसके लिए कुछ मोहर की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि आज हर काम में अलग अलग अधिकारी की मोहर होता है। तो वैसे ही पहले के जमाने में भी अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग लोगों का मोहर लगता था। मेरा भी मोहर है, आपका भी मोहर आगे चल के होगा कि हाँ फलना जी यहाँ पर ये काम करते हैं, इनका सिग्नेचर यहाँ पर होने वाला है। भारत में प्राचीन काल में पत्थर की मोहर होती थी। भारत के प्राचीन काल में पत्थर पे मोहर हुआ करती थी। आज के जमाने में प्लास्टिक पे है, जिन पर चित्र अंकित किए जाते थे, उस पर चित्र बनाए जाते थे। लेकिन मेसोपोटामिया में पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत तक, मतलब आज से करीबन कितना 2100 वर्ष पहले, बेलनकार मोहर जो बीच में आर पार, बेलनकार मोहर जो था बीच में आर पार छिद्रित होती थी, और उस बेलनकार जो छेद वाला मोहर था उसमें एक तीली लगाकर गीली मिट्टी से ऊपर घुमाई जाती थी, एकदम घुमा दिया जाता था तो उससे उकेरी जाती थी, घुमाकर उस पर उकेरी जाती थी। अच्छा लगता था, हमें देखने में भी अच्छा लगता था। और जब उसमें घुमाई जाएगी ना तो एकदम लाइनिंग बाई लाइनिंग जिस तरह उसमें दिया है उस तरह बन जाएगा। इस प्रकार उनसे लगातार चित्र बनाते जाते थे, लगातार बनते जाता था, और वे अत्यंत कुशल कारीगर द्वारा उकेरी जाती थी, जो सबसे ज्यादा कुशल हो। और कभी कभी उनमें ऐसे लेख होते थे जैसे मालिक का नाम तो भैया आम बात है, मालिक का नाम, उसके इष्टदेव का नाम और उसकी अपनी पदीय स्थिति, कौन से पद का वो आदमी है, वो सब उसमें लिखा जाता था। किसी कपड़े की गठरी या बर्तन के मोहर को चिकनी मिट्टी से लीप पोंछकर ऊपर से वह मोहर घुमाई जाती थी, जिससे उसमें अंकित लिखावट मिट्टी की सतह पर छप जाती थी, जिसके अनुसार वो जल्दी हटती नहीं थी। इससे उस गठरी या बर्तन में रखी वस्तुओं को मोहर लगाकर सुरक्षित किया जाता था। जब इस मोहर को मिट्टी की बनी पट्टी पर लिखे पत्र, उस पर जो लिखे पत्र पर घुमाया जाता था, तो वह मोहर उस पत्र की प्रमाणिता की प्रति बन जाती थी कि हाँ भैया इसी प्रमाण का ये प्रति है, इसी प्रमाण का ये चीज है। उसका नाम पता बायोडाटा लिख दिया जाता था। इस प्रकार मुद्रा सार्वजनिक जीवन में नगरवासी की भूमिका को दर्शाती थी। किसकी दर्शाती थी भूमिका? सार्वजनिक जीवन में नगरवासी की भूमिका उसमें दर्शाती थी कि भैया इतना इतना है। 5 पुराने बेलनकार मोहरे और उनके छाप यहाँ पर दिखाए गए हैं। अब ये पता नहीं, बच्चा सबका खेलने कूदने वाला भी हो सकता है खिलौना, लेकिन हमारे मानने वाले कुछ भी मान सकते हैं। प्रत्येक की छाप जो थी, छाप का वितरण दें। क्या उन पर कीलाकार लिपि अंकित थी? कीलाकार मतलब क्या? ऊपर से कीला वाला लेकर उसमें खोदा गया था, बनाया गया था, उसी को पूछ रहा है क्या अंकित थी कि नहीं। अब आ जाते हैं शहरी जीवन। आजकल जो भी शहर में रहता हो, हम जानते हैं अधिकतर बच्चे गांव के ही होंगे, लेकिन शहर में जो भी देखता हो, क्या चीज, शहर में जो भी रहता हो, देखता हो, घूमता हो, फिरता हो, तो जानता है कि शहरी जीवन क्या होता है। यहाँ पर सुबह उठोगे तो उठते उठते बाथरूम जाओगे, तो बाथरूम जाने के लिए भी दिक्कत, क्योंकि अपना बाथरूम नहीं होगा तो आपको म्युनिसिपैलिटी के बाथरूम में जाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद से पानी की दिक्कत, बिजली की दिक्कत, सब चीज की दिक्कत, जो भी लगेगा मिलबो करेगा तो पैसा बहुत ज्यादा लगता है। ये सब की दिक्कत तो है, दिक्कत खत्म नहीं होने वाला है। दिक्कत कब खत्म होता है? जब आदमी मर जाता है। मर जाने के बाद ना दुख होता है, ना दर्द होता है, ना घाव होता है, ना चोट होता है, ना शर्म होता है, ना लिहाज होता है, ना प्रेम होता है, ना मोहब्बत होता है। इसलिए जब तक जो आदमी जिंदा है तब तक उसके पास सब कुछ है। मरने के बाद तो अपने भी पराये हो जाते हैं, अपने भी ले जाकर दफना देते हैं, अपने भी ले जाकर जला आते हैं।
ऊपर के विकरण से पता चलता है कि नगरों की सामाजिक व्यवस्था में एक उच्च या संभ्रांत वर्ग का प्रादुर्भाव हो चुका था। उसमें हमें ऊपर के सामाजिक व्यवस्था से मालूम चलता है कि कुछ न कुछ उसमें मिल गए थे, सब लोग एकदम संभ्रांत वर्ग के थे। आगे है, धन दौलत का ज्यादातर हिस्सा समाज के एक छोटे से वर्ग में केंद्रित था। क्योंकि धन दौलत क्या चीज है भैया, देखो जिस तरह आज गरीबी है अमीरी है, उस समय भी गरीबी थी अमीरी थी। जिस तरह आज लोग मंदिर में जाने के लिए आम लोग लाइन में लग जाते हैं और वीआईपी लोग एकदम वीआईपी टिकट के साथ अंदर चले जाते हैं, है कि नहीं? हाँ, तो बात वही साफ हो जाता है कि वैसे ही लोग आज भी हैं, पहले भी थे। पहले भी वीआईपी लोग वीआईपी कोटा, आम लोग आम कोटा। तो ये सब बदला नहीं है, बात वही है। इस बात की पुष्टि इस तथ्य से होती है कि बहुमूल्य चीजें जैसे में आभूषण, सोने के पात्र, सोने का बर्तन, सफेद सीपियां और लाजवर्द जरे हुए मतलब अलग अलग प्रकार के पत्थर से लगाए हुए वाद्य यंत्र, गाना बजाने वाला यंत्र, सोने के सजावटी खंजर आदि शामिल हैं। और विशाल मात्रा में उर के इलाके में जाओगे तो राजाओं और रानियों की कुछ कब्रों या समाधियों में उनके साथ दफनाई गई मिली है। क्या चीज? अलग अलग प्रकार के जोहरात, सोना चांदी, आभूषण, खंजर, ये सब राजा रानी के कब्र में मिला है देखने के लिए। लेकिन आम आदमी की स्थिति क्या थी? जितने भी आम आदमी थे वहां पे, उनकी स्थिति क्या थी, यह जानना है। और मैं आपको बता दूं, तो बताने से पहले मैं बता दूं, भारत में एक ताजमहल है, बहुत पहले बनवाया गया है। उसके नीचे अरबों का खजाना छुपा कर रखा गया है, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। लेकिन कोई सरकार उसको खोदती नहीं है। लेकिन खोदना चाहिए, अरबों का खजाना काम में आ जाता है तो खोद डालो, उसको निकाल डालो। बहुत सारे गुफाओं को बंद कर दिया गया है, उनके कब्र निकाल लो, कब्र में जो सोना चांदी गठल डाला है उसको निकाल लो। देश के लिए काम आएगा भैया, दफनाने से क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं। अब क्यों है क्या नहीं है सब छोड़ो, बाद में बात बताएंगे इसको अभी साइड में रखते हैं। तो लेकिन आम आदमी की स्थिति क्या थी? वही थी जैसा आज है वैसा उस समय भी थी। कानूनी दस्तावेज भैया, उस समय भी कानूनी दस्तावेज हुआ करते थे। कैसे में? विवाह का, उत्तराधिकारी आदि के मामलों से संबंधित दस्तावेज हुआ करते थे कि किससे किसका विवाह हुआ, कौन किसका उत्तराधिकारी है। से पता चलता है कि मेसोपोटामिया के समाज में एकल परिवार, न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार का होता है न्यूक्लियर फैमिली, इंग्लिश में बोलते हैं, को ही आदर्श माना जाता है। एक परिवार के राजा ही बनेंगे। आज वो खत्म हो गया है, न्यूक्लियर फैमिली आज खत्म हो चुके हैं। लेकिन आज भी कांग्रेस की ले लो, वही न्यूक्लियर फैमिली चल रही है अभी। हालांकि एक शादीशुदा बेटा और उसका परिवार अक्सर अपने माता पिता के साथ ही रहा करते थे। पिता परिवार का मुखिया होता था वहां का। और हमें विवाह की प्रक्रिया का विधि के बारे में, जो विवाह की प्रक्रिया होती है, चाहे उसकी विधि होती है, उसके बारे में कुछ जानकारी मिलती है कि हाँ भैया प्रणाम कैसे करना है। छेका उका में लोग जाते हैं तो प्रणाम कैसे करेंगे, मिलेंगे कैसे। देखो कहीं भी जाओ प्रणाम करने के लिए दोनों हाथ जोड़ो, आराम से थोड़ा सा सिर झुकाओ, बस प्रणाम हो गया। ये गधों लेखा प्रणाम नहीं करने का। विवाह करने की इच्छा के बारे में घोषणा की जाती थी। यहाँ भैया विवाह करेगा, मेरा बेटा विवाह करेगा, मेरी बेटी विवाह करेगी, फलना छोड़ो, मेरा बेटा और उसकी बेटी विवाह करने के लिए तैयार हैं, ऐसे घोषणा किया जाता था। तो वधू के माता पिता उसके विवाह के लिए अपनी सहमति देते थे। यहाँ भैया मुझे भी विवाह मंजूर है, सहमति दे दिए कि हाँ भैया हमें भी मंजूर है, हम भी विवाह आपके लड़के से करवाएंगे। ऐसा भी आज चलता है, माता पिता राजी होते हैं उसके बाद होता है, और नहीं होता है तो लड़का लड़की भाग जाता है, सब लव मैरिज करता है। उसके बाद वर पक्ष के लोग वधू को कुछ उपहार देते हैं। लड़का पार्टी लड़की पार्टी को कुछ ना कुछ उपहार देते हैं। जब विवाह की रस्म पूरी हो जाती थी, ये छेका मतलब उपहार, तब दोनों पक्षों की ओर से उपहारों का आदान प्रदान किया जाता था।
जब विवाह हो जाता था तो पहले सामानों का आदान प्रदान होता था। आज ऐसे भ्रष्टाचारी या गधे लोग हो गए हैं कि विवाह के बाद मिलना है तो आदान प्रदान मतलब उपहार और सामान नहीं देंगे। लड़की पार्टी पैसा देगा, लड़का पार्टी पैसा देगा, वही चीज चल रहा है भैया आज। ऐसे बेहूदों कि दुनिया से आगे निकलो, ये सब कुछ नहीं है। हमने देखा है ना, खुद हमने अपने आंख से देखा है कि बाद में लेन देन भैया दोनों तरफ से होनी चाहिए, एक तरफ से क्यों हो। लड़की पार्टी एकदम कोच के सब सामान भरवा देते हैं। कौन सामान भरवाते हैं? जो लोग लड़का पार्टी इधर से लेकर जाते हैं वही सामान को फिर रिटर्न पहुंचा दिया जाता है, उसके साथ कुछ जोड़ जाड़ कर। ये लेन देन हो गया। लेन देन का मतलब हो गया कि एक हाथ से दो तो एक हाथ से लो, ऐसे चीज लो, ऐसे चीज दो जो सेहत के लिए ठीक हो। ऐसा नहीं कि फलना गया, इधर गया उधर गया। लेकिन एक चीज खराब लगता है, मिलना अच्छी बात है, एक दूसरे से मिलना चाहिए, लेकिन पैसे दे देकर मिलना चाहिए, ये अच्छा नहीं लगता है। शादी विवाह में हमको भी मिलने के लिए लोग भेज देते हैं, हमको भी पैसा वैसा मिल जाता है, रख लेते हैं, क्या करेंगे। बहती गंगा में हाथ पैर सब धो लेना चाहिए, काय छोड़े। चलिए आगे देखते हैं। वे एक साथ बैठकर भोजन करते थे। हाँ, पहले का ये आदान प्रदान करेंगे और एक साथ बैठकर भोजन करेंगे, ठीक है। आज भी लोग भोजन करते हैं लेकिन एक साथ नहीं, मारो में 5 आदमी बैठ के भोजन कर लेता है, काम खत्म। और बाकी शादी वाला लोग अपन अलग खाना खा लेता है और फिर मंदिर में जाकर भेंट चढ़ाते थे। तो यहाँ पर अभी उल्टा चलता है। वर वधू जाएंगे तो पहले, मतलब बारात के दिन है, तो पहले लड़का जाएगा किसी उनके कुल देवी के मंदिर में पूजा करके आएगा। उसके बाद से जब शादी हो जाता था तो लड़का लड़की दोनों का जोड़ी लड़की नहीं, केवल लड़का जाता है। लड़का जाता है अपने गांव में जो काली मंदिर होगा, ब्रह्म बाबा होंगे, हनुमान मंदिर, शिव मंदिर, कुछ भी मंदिर हो, तो वहां पर जाकर अपना जो भी चढ़ाना वरना होता है चढ़ा देगा लो, भेंट कर लेगा लो, मंदिर में जाकर माथा टेकाएगा लो। तो जब नौ वधू को, नई वधू जो आ रही है, पतोह जो आ रही है घर में, उसकी सास लेने आती थी। लेकिन आज के जमाने में क्या है, सास लेने नहीं आती है, वो गाड़ी में लेकर आ जाते हैं, सास उतारने आती है। चलो ये सब पहले की बात छोड़ देते हैं, अभी की बात छोड़ देते हैं, जो लिखा है वही बताते हैं। जब विवाह की रस्म पूरी हो जाती थी तब दोनों पक्षों की ओर से उपहारों का आदान प्रदान किया जाता था। उस समय वे एक साथ बैठकर भोजन करते थे और फिर मंदिर में जाकर भेंट चढ़ाते थे। जब नौ वधू को उसकी सास लेने आती थी तब वधू को उसके पिता द्वारा उसके दाय मतलब क्या होता है, दाय का हिस्सा मतलब क्या देना है, दहेज, आम भाषा में बोलो तो दहेज, तो दाय का हिस्सा दे दिया जाता था। पिता का घर, पशुधन, खेत आदि उसके पुत्रों को मिलते थे। ये सब उसके पुत्रों को मिलेंगे, बाकी से रुपया पैसा अपने पॉकेट में रख कर घसक लेते थे लोग। ये सब होता है, आज भी होता है भैया। लेन देन का मामला आज भी है, थोड़ा उल्टा तरीके से है, लोग गलत समझ लेते हैं भैया। गलत था नहीं, कुछ गलत लोग समझ लेते हैं, रीति रिवाज सब बदल डाले हैं। पहले के लोग जो डरते थे, जो पहले के लोग नहीं, मैं ये बताता हूँ, जो पहले की सासें हुआ करती थी वो सोचती थी कि बहू कैसी होगी, मतलब वो भी डरी। अब जो बहू थी वो तो सास बन गई, अब सोचती है कि हमारी बहू कैसी होगी। तो पूरे डरे के डरे लोग। तो पहले सास से डर, अब पतोह से डर, जमाना बदल रहा है। आइए हम उर नगर का अवलोकन करते हैं। जिंदगी में कभी डरना नहीं, कि वो जो डर गया वो पहले ही मर गया। यह उन नगरों में से एक था जहां सबसे पहले खुदाई की गई थी, और उर मेसोपोटामिया का एक ऐसा नगर था जिसके साधारण घरों की खुदाई 1930 के दशक में, आज से करीबन 90 साल पहले हुआ था। तो 1930 के दशक में सुव्यवस्थित ढंग से की गई थी क्या चीज, खुदाई, मेसोपोटामिया में। किसका नगर? उर नगर। तो उसमें टेढ़ी मेढ़ी और संकरी गलियां पाई गई थी, जिससे यह पता चलता है कि पहिए वाली गाड़ी वहां के अनेक घरों तक नहीं पहुंच सकती थी। अनाज के बोरे या ईंधन के गठरे संभवतः गधे पर लाद कर घर तक लाया जाता था, और पतली और घुमावदार गलियां तथा
इसीलिए गधा का नाम गधा पड़ गया है, क्योंकि वो सबके बोझ ढोता है, गधा जैसा चुपचाप रहता है, इसलिए उसका नाम ही लोग गधा रख दिया। जाओ बबुआ। और पतली और घुमावदार गलियां तथा घरों के भूखंभों का एक जैसा आकार न होने से यह निष्कर्ष निकलता है कि नगर नियोजन की पद्धति का अभाव था। उसमें नगर नियोजन ठीक से नहीं किया गया था। आज कौन जी ठीक है? आज भी कोई कुच्चा कुच्ची गली में चल जाओ, किसी भी नगर में चल जाओ, किसी भी शहर में चल जाओ, क्या उसमें गली नहीं है? हर जगह पर गली है। हाँ, गली थोड़ा चौड़ा हो सकता है, लेकिन गली तो है। वहां गलियों के किनारे जल निकासी के लिए उस तरह की नालियां नहीं थी जैसा मोहनजोदड़ो में था। यहाँ पर साफ बताया जा रहा, वैसी नाली नहीं थी जैसे कि उसके समकालीन नगर मोहनजोदड़ो में पाई गई थी, बल्कि जल निकासी की नालियां जो भी थी और मिट्टी की नालियां उर नगर के घरों के भीतर आंगन में पाई गई थी। सब आंगन में मिलते थे, जिससे यह समझा जाता था कि घरों की छतों पर ढाल भीतर की ओर होती थी, कि भीतर पानी आ जाएगा और लोग बर्तन वर्तन मांजने में आसानी हो जाएगी। और वर्षा का पानी निकास नालियों के माध्यम से भीतरी आंगन में जो बना हौज था, सोख्ता का नहीं, टंकी बोलेंगे, तो टंकी में ले जाया जाता था। शायद यह इसलिए किया जाता था क्योंकि एक साथ तेज वर्षा आएगी, अलग अलग घरों के छतों से गिरेगी, तो बाहर जो कच्ची गलियां हैं, जो मिट्टी की गलियां थी, वो बुरी तरह कीचड़ से भर ना जाए, इसीलिए वो लोग पानी को घर के अंदर इकट्ठा करके तब भेजा करते थे बाहर। फिर भी ऐसा प्रतीत होता था कि लोग अपने घर का सारा कूड़ा कचरा, जितना भी कूड़ा कचरा था, बाहर कर गलियों में डाल देते थे। बहारेंगे, गली में डाल देंगे, जहां जहां वह आने जाने वाले लोगों के पैरों के नीचे आता रहता था। और इस प्रकार बाहर कूड़ा डालते रहने से गलियों की सतहें ऊंची हो गई थी, एकदम ऊंची, जिसके कारण कुछ समय बाद घरों की दहलीजों को भी ऊंचा करना पड़ता था, क्योंकि भैया गली ऊपर होगी तो भैया दहलीज मतलब दरवाजा भी तो ऊपर करना पड़ेगा ना, ताकि वर्षा के बाद कीचड़ बहकर घरों के भीतर न आ सके, कीचड़ बहकर घर के भीतर न आ सके। कमरों के अंदर रोशनी खिड़कियों से नहीं, कमरों के अंदर जो रोशनी आती थी खिड़कियों से नहीं बल्कि दरवाजे से होकर आती थी, जो आंगन में खुला करते थे, आंगन में डायरेक्ट खुला करते थे, इसलिए वहां से ही रोशनी आया करती थी। और इससे घरों के परिवारों में गोपनीयता, प्राइवेसी, इंग्लिश में बोलूं तो प्राइवेसी, तो गोपनीयता भी बनी रहती थी। किसके? घरों के भीतर। घरों के बारे में कई तरह के अंधविश्वास प्रचलित थे। कैसे कैसे अंधविश्वास? जिनके विषय में पूर्व में पाई गई सगुन और अपशकुन, यहाँ पर शकुन लिखा है, सगुन, आज के लोग सगुन बोलते हैं, सगुन और अपशकुन संबंधित बातें पट्टिकाएं पर लिखी मिलती थी। घर के बाहर दुआरी पर बैठ के नहीं खाने का, नजर लग जाएगा। हमारी दादी जो थी दुआरी पर बैठ के खाती थी, इसीलिए हम उन लोगों को दुआरिया में बोलने लगे, नामे रख देते, नामेकरण हो जाता था। ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दरवाजा पर बैठ कर खाओ, आप कहीं पर बैठ कर खाओ, खाने से मतलब है। लेकिन खाने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कहीं भी बैठ कर खा लोगे। खाने का सही तरीका है कहीं भी पालथी मारो और पालथी मारकर आराम से बैठकर 1 घंटा खाओ। ज्यादा खाना खाओगे तो 2 घंटा खाओ, कम खाओगे तो आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट में खा लो। अगर ना कि 2 मिनट में सब खाना खत्म है, चौपट भाग गए वहां से, तो वैसा खाना देह में लगता नहीं है, सब खत्म हो जाता है। शरीर में लगने वाला खाना खाओ, चबा चबा कर खाओ, नहीं तो बस बैठने उठने में दिक्कत हो जाएगा। जैसे घरों के दहलीज ऊंची उठी होती थी, वह धन दौलत लाती थी। जिसकी चौखट ऊंची होती थी, दहलीज ऊंची होती थी, उसके घरों में धन दौलत लाती थी। क्या चीज लाती थी? धन दौलत। फिर से समझो, जैसे घरों के दहलीज ऊंची उठी हुई हो तो वह धन दौलत लाती थी। आज के लोगों का दरवाजा 7 फीट, 6 से 7 फीट, उससे ऊपर किसी का दरवाजा जल्दी मिलवे नहीं करेगा, किसी के भी रूम का। लेकिन दरवाजा बड़ा रखना चाहिए।
सामने का दरवाजा अगर किसी दूसरे के घर की ओर न खुले तो वह सौभाग्य प्रदान करता है। यह सगुन अपसगुन लिखा हुआ है कि घरों की दहलीज अगर ऊंची होगी तो धन दौलत लाती रहेगी, और अपना दरवाजा जो है दूसरे के घरों की ओर न खुले तो वह सौभाग्य प्रदान करता है। इसलिए दरवाजा अपने अंदर खोलना चाहिए। ये बात सही भी है। लेकिन अगर घर का लकड़ी का मुख्य दरवाजा हो तो भीतर की ओर न खुलकर बाहर की ओर खुले तो पत्नी अपने पति के लिए यंत्रणा का कारण बनेगी। यंत्रणा क्या होता है? यहाँ पर लिखा है कि अगर लकड़ी का दरवाजा घर में हो, घर के अंदर के तरफ नहीं खुले, बाहर के तरफ खुले, यहाँ पर वही लिखा ना, बाहर की ओर खुले तो पत्नी अपने पति के लिए यंत्रणा का कारण बनेगी। यंत्रणा, व्हाट इज यंत्रणा? मतलब पति को दुख हो सकता है, दर्द हो सकता है, कहीं ना कहीं कोई यातना देकर चल जाए, पीट पाट के चल जाए, तो ये सब माना जाता है। इसीलिए देखो कि अधिकतर घर में तो जितने भी लकड़ी के दरवाजे हैं वो घर के अंदर खुलते हैं, बाहर नहीं खुलता है। और जो लकड़ी का दरवाजा किसी के घर में हो और बाहर खुले तो समझ लो कि उस घर में एकदम तांडव होता होगा रोज। हमारे अनुसार से याद करते हैं, कोई एक घर याद आ जाए मुझे जिसमें दरवाजा बाहर खुलता हो। गांव बिरादरी में आप जाओगे तो वहां पर देखोगे कि जो लोग बहुत ज्यादा गरीब हुआ करते हैं, जिनके पास पक्की घर नहीं होती है, तो मरई बनाते हैं, झुका झोपड़ी बनाते हैं, तो उसका दरवाजा अंदर की तरफ बहुत कम लेकिन बाहर की तरफ ज्यादा खुला रहता है। तो जिसका भी झुका झोपड़ी का दरवाजा बाहर खुले, चाहे वो टटरा हो, पाटरा हो, कुछ भी हो, तो उस घर में देखो हमेशा झगड़ा होते रहता होगा। हाँ, हमारे इलाके में है, झगड़ा होता है, मानते हैं। तो ये सगुन अब सगुन से मतलब नहीं है, लेकिन मन के बदलाव से मतलब तो है भैया। हर चीज मन के बदलाव से है। बाहर के घरों में जाने के बाद जो आज सोसाइटी बन रही है, तो सोसाइटी में आप जाओगे तो एक दरवाजा के जगह पर 3 दरवाजा हुआ करता है। जो मेन गेट होता है उसमें 3 गेट हुआ करते हैं। कौन कौन से मैं बताता हूँ। पहल का गेट घर के अंदर का, कहाँ खुलेगा? घर के अंदर। 2 नंबर गेट जालीनुमा गेट, कहाँ खुलेगा? घर के बाहर। 3 नंबर गेट लोहा का गेट, कहाँ खुलेगा? बाहर। तो 3 दरवाजे होते हैं सेफ्टी के लिए। और ऐसा वहां पर डिजाइनिंग होता है सोसाइटी का कि कोई एक तल्ला पर फान को चढ़ जाएगा आराम से, और एसी का रूम तोड़कर आराम से घर में चोरी वोरी करके निकल सकता है। मेन गेट आपका वैसे को वैसे ही रह जाएगा, अब माल साफ हो जाएगा। ये सगुन अपसगुन मानने की बात है। मानोगे तो रहेगा, नहीं मानोगे तो नहीं रहेगा। मानो तो बहता पानी भी गंगा नदी हो जाता है, नहीं मानोगे तो तुम्हारे लिए वो कूड़ा कंकड़ से ज्यादा कुछ तो है नहीं। आगे देखते हैं। उड़ में नगर वासियों के लिए एक कब्रिस्तान था। उड़ में एक कब्रिस्तान भी था जिसमें शासकों तथा जनसाधारण, शासक तथा जनसाधारण की समाधियां पाई जाती थी, उसमें पाई गई। लेकिन कुछ लोग साधारण घरों के फर्शों के नीचे भी दफनाए गए। तो कुछ लोग ऐसे थे कि आम घरों के नीचे लोग दफना कर उस पर सो जाते थे, उसी में रहते थे। एक कहावत था, कहावत नहीं, पेपर में हमने कभी पढ़ा था कि एक लड़की ने अपने प्रेमी को अपने ही घर में दफनाया और उसी पर चारपाई डालकर वो सोती थी। भैया समझो कितना निडर दिल की होगी, खा गई जिंदे के जिंदे, उसी पर सो रही है। तो वैसे लोग मिल जाते हैं, एक आध लोग तो मिल ही जाएंगे। अब आते हैं पशुचारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर। पशु को चराने के क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर कौन था उसके बारे में। यहाँ पर तस्वीर आप देख सकते हैं, पठारी नदी है। ये पर्वत के होते हुए बीच से निकलकर पूरे इलाके को कवर करके जा रही है, और इसके अलग अलग प्रकार भी इसमें टूट टाट कर मिले हैं। 2000 ईसा पूर्व के बाद, 2000 ईसा पूर्व के बाद मतलब आज से करीबन 4000 साल पहले मारी नगर शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला। नामे था मारी नगर, खूब फला फूला। आपने देखा होगा मानचित्र 2 में कि मारी नगर दक्षिण के उस मैदानी भाग में स्थित नहीं है जहां खेती की पैदावार भरपूर होती थी, बल्कि वह फरात नदी के उधर्व धारा पर स्थित है।
ऊपरी धारा पर वह स्थित है। मानचित्र 3 में विभिन्न रंगों का प्रयोग करके यह दर्शाया गया है कि इस ऊपरी क्षेत्र में खेती और पशुपालन साथ साथ चलते थे, साथ साथ दोनों चलता था, खेती और पशुचारण। मारी राज्य में वैसे तो किसान और पशुचारण दोनों ही तरह के लोग होते थे, जो किसान भी थे और पशुचारक भी थे, लेकिन उस प्रदेश का अधिकांश भाग भेड़ बकरी चराने के लिए ही काम में लिया जाता था। क्या चीज? भेड़ बकरी चराने के लिए काम में लिए जाते थे। खेती बाड़ी तो होती थी लेकिन भेड़ बकरी ज्यादा चराए जाते थे। अच्छा, आज बात बताओ, राजाओं के जितने भी राजा थे उनको हिंदुस्तान की चिंता होती तो हिंदुस्तान गुलाम होता? मतलब आज तक हमारे जो राजा, भ्रष्टाचारी राजा जो बने हैं, तो अगर वो ईमानदारी से काम करते तो अंग्रेज हम पर शासन नहीं कर पाते। औकात नहीं था अंग्रेजों का कि इस पर शासन करके चले जाए। तो पशुचारकों को जब अनाज, धातु के औजार आदि की जरूरत पड़ती थी तब वे अपने पशुओं तथा उनके पनीर, चमड़ा, यहाँ पर समझो कि पशु चारकों को जब अनाज, धातु के औजार आदि की जरूरत पड़ती थी तब वे अपने पशुओं तथा उनके पनीर, चमड़ा तथा मांस आदि के बदले ये चीज प्राप्त करते थे। दूध दे देंगे, दही दे देंगे, पनीर दे देंगे, इसी से उनका काम चलता था। बारे में रखे जाने वाले पशुओं के गोबर, बारे क्या, बरका सा ढेर होता था तो हम लोग उसको खादर बोलते हैं, अभी इधर के इलाके में खादर लोग बोला जाता है। तो वहां पर गोबर रखे जाते थे। तो गोबर से बनी खाद भी किसानों के लिए बहुत उपयोगी होती थी, क्योंकि पहले उससे ज्यादा तो कुछ था नहीं। फिर भी किसानों तथा गाड़ियों के बीच कई बार झगड़े हो जाते थे। गड़िए कई बार अपनी भेड़ बकरियों को अपनी पानी पिलाने के लिए बोए गए खेतों से गुजार कर ले जाते थे। अपने भेड़ बकरियों को, जितने भी गड़िए थे, ये पशु चालक जितने भी थे, पानी पिलाने के लिए खेत से लेकर जाएंगे, और जिस खेत से लेकर जाएंगे उतना दूर का फसल बर्बाद होगा ही होगा, ये लाजमी है। हमारे गांव की कहानी हमें याद आ रही है। हमारे गांव में एक सुअर चराने वाला था, कौन कास्ट का था ये मैं नहीं बताऊंगा। तो वो सुअर चरा रहे थे, तो सुअर चराते थे, उसको मना किया गया खेत में मत ले जाओ, अनाज वनाज खा जाता है सब, अधिक देता है सब। तो वो नहीं माना। तो हमारे गांव में एक है, फालतू आदमी है, बहुत बूढ़ा ही है लेकिन फालतू है, कुछ काम धाम है नहीं, घर पर बैठ के खाली अनाज तोड़ता है बस, उसके अलावा कुछ काम नहीं है। तो फालतू आदमी मोटा बांस उठाया, उसको इतना मारा कि उसका पैर और टूट गया। बताइए उसकी क्या गलती है? हाँ, लेकिन उसके बाद से वो खेत में नहीं चरा कर गया। अरे भैया 4 रुपए बर्बादे हो जा रहे थे, किसके लिए पैर तोड़ देंगे? 2-3 चाटा लगाकर समझा देना चाहिए कि भैया इस तरह ले जाओ, रोड में ले जाओ, हमारा फसल बर्बाद हो रहा है। गांव के 40 लोग जाकर बोलते तो भी मान जाता, लेकिन ये फालतू आदमी जाकर तोड़ डाला, पैर तोड़ डाला। एक और फालतू थे, उन्हीं के भाई थे फालतू, महाफालतू। तो पी पाकर आएगा, जवान दुकान से पी कर आएगा और गड्ढा गुड्ढी दिखता नहीं था, और जवान साइकिल सही से गड्ढा में गिर जाता था। कल सुबह उसको उठाकर लोग लाएगा, बंडेज पट्टी करेगा, महीना दिन छटपटाएंगे, बस फिर ठीक हो जाएंगे। फिर से वही हाल। बाद में जब उनका मरने का समय आया तो 1.5 साल तक उनको किस चीज पे, खटिया पे बैठ के छटपटाना पड़ा। 1.5 साल तक छटपटा का आदमी वो मरा है। तो जो भी करना है हमें इसी धरती पर करके जाना है। स्वर्ग हो नरक हो सब हमको यही भोग कर जाना है भैया, यही भोग कर जाना है। इसलिए अच्छे काम करो तो अच्छा मिलेगा, गलत काम करोगे तो गलत ही मिलेगा। आगे देखते हैं। तो जिससे किसान की फसल को नुकसान पहुंचता था, खेत के में जाएंगे तो ये गड़िए जो थे, पशुचारक जो थे, खाना बदोश होते थे। खाना बदोश क्या मतलब? खाना बदोश होते थे और कई बार किसानों के गांव पर हमला बोलकर उसका इकट्ठा किया गया माल लूट लेते थे। भूखर एकदम खूब खाना खाने के लिए एकदम बेहोश हुआ करते थे, मन भर खाएंगे, पेट भर खाएंगे, पेट फुला फुला कर खाते थे ये लोग। इसलिए किसानों का जितना भी अनाज इकट्ठा हुआ करता था वो सब लूट लेते थे हमला बोलकर। और दूसरी तरफ कई बार ऐसे भी होते था,
कई बार ऐसा भी स्थिति आ जाता था कि बस्तियों में रहने वाले लोग भी इन पशुचारकों का रास्ता रोक देते थे और उन्हें अपने पशुओं को नदी नहर तक नहीं ले जाने देते थे। क्यों? पता नहीं, लेकिन वो लोग रास्ता रोक कर खड़ा हो जाते थे कि नहीं, नदी तक तुम्हारा जानवर तो नहीं जाएगा, चाहे तू कुछ वो करो। यही तो मन मुटाव होता था कि जिसके वजह से इतना ज्यादा समस्याएं सामने आती रही। मेसोपोटामिया के इतिहास पर नजर डाले तो पता चलेगा कि वहां के कृषि से समृद्ध हुए मुख्य भूमि, वहां की कृषि के वजह से जो समृद्ध भूमि जो था वहां पे प्रदेश में यायावर समुदायों के झुंड पश्चिम मरुस्थल से आते रहते थे। जितने भी पश्चिम में मरुस्थल मतलब रेगिस्तान में लोग हुआ करते थे, वो सब ये उपजाऊ जमीन पर आ जाते थे खेती बाड़ी करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। और ये गढ़िये जो लोग थे, गर्मियों में अपने साथ इस उपजाऊ क्षेत्र के बोए हुए खेतों में अपनी भेड़ बकरियां ले जाते थे। इसके वजह से नुकसान होता था। ये सब गढ़िये फसल काटने वाले मजदूरों अथवा भारे के सैनिकों के रूप में आते थे, एकदम झुंड बना कर आएंगे और समृद्ध होकर यहीं बस जाते थे। इतना ज्यादा पैसा वैसा लेकर आएंगे और उनमें से कुछ ने तो अपना खुद का शासन स्थापित भी कर लिया था, क्योंकि ज्यादा झुंड में आएंगे, हरा कर शासन वहां पे इकट्ठा कर सकते हैं। स्थापित भी ये लोग कर लेते थे और शक्ति प्राप्त कर लेते थे वहां का। और ये खाना बदोश लोग जो हुआ करते थे, ये अकदी क्या हुआ करते थे? अकदी। हमने कल अकदी के बारे में मालूम किया तो ये लोग बोले कि वही चीज जो सरकार को मिलना चाहिए, टैक्स वगैरह, वो प्राइवेट लोग आपस में बांट कर खा जाते हैं, उसी को अकदी बोलते हैं। कल मालूम किए थे। तो ये खाना बदोश लोग अकदी, एमोराइट, आसिरियाई और अर्मेनियाई जाति के थे। मतलब ये देश का नाम है, उधर के जाति के थे। अगले विषय 5 में मतलब 5वें अध्याय में हम पढ़ेंगे इन पशुचारक समाजों के शासक के बारे में कुछ अधिक जानकारी दी गई है। मारी के राजा एमोराइट समुदाय के थे। मारी के राजा क्या थे? एमोराइट समुदाय के थे और उनकी पोशाक वहां के मूल निवासियों से भिन्न होती थी और उन्होंने मेसोपोटामिया के देवी देवताओं का आदर ही नहीं किया, बल्कि पहाड़ी क्षेत्रों के देवता ड्रैगन के लिए मारी नगर में एक मंदिर भी बनवा दिया था। इस प्रकार मेसोपोटामिया का समाज और वहां की संस्कृति भिन्न भिन्न समुदायों के लोगों और संस्कृतियों के लिए खुली थी। जैसे लोग उनकी वैसी संस्कृति, अलग एक नहीं होगा, अलग अलग सब रहेगा। और संभवतः विभिन्न जातियों तथा समुदायों के लोगों के परस्पर मिश्रण से ही वहां की सभ्यता में जीवन शक्ति उत्पन्न हो गई है। क्योंकि जीवन शक्ति उत्पन्न हो जाती है तो बहुत कुछ किया जा सकता है। एक योद्धा अपने हाथों में एक लंबा भाला और एक खपची की ढाल पकड़े हुए है। यहाँ पर देखो, लंबा भाला है और एक कुछ खपची पकड़ा हुआ है। कुछ भी हो, पकड़ने वाला हो सकता है, कहीं कुछ चीज पर खड़ा होगा, पकड़े हुए है। एमोराइट लोगों की एक खास किस्म की पोशाक देखिए जो पृष्ठ संख्या 38 पर दिखाई गई है। और मेसोपोटामिया युद्ध के पोशाक से भिन्न होती थी। यह चित्र एक सीपी मतलब एक नाव, सीपी पर उकेरा गया था। मतलब किसी न किसी चीज पर, यह पत्थर वगैरह पर इसको उकेर कर बनाया गया है, जो आज से करीबन 4600 वर्ष पहले का है। कितना? 4600 वर्ष साल पहले का है। अगले भाग में हम पढ़ेंगे मारी में जिमरिलिम का राजमहल जो 1810 से 1766 ईसा पूर्व पहले, मतलब आज से करीबन 4000 साल पहले बना था। और ऐसा ही कुछ ढांचा था। इसके बारे में मैं डिटेल्स में आपको समझाऊंगा, आपको भी समझ में जरूर आएगा। ठीक है।
आप सबको जो भी डाउट हो, दिक्कत हो, कुछ भी हो, आप पूछ सकते हैं। कुछ सलाह देना चाहते हैं, बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है और जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी। और आपको जो भी चाहिए आप प्लेलिस्ट में खोजो, आपके लायक जो हो आप खोज कर पढ़ते रहो। हैप्पी रहो।